चलिए ठीक है, ऑडिबल है। अब देखिए ध्यान से देखो बेटा, मेरी ओर देखो, सुनो। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर, इधर देखिए, इस चैप्टर में काफी कुछ बेसिक्स हम बता चुके थे। अब जितने बेसिक्स बता चुके थे पहले उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगा दिया जाए, और फिर उसके बाद टाइम हमको जब मिलेगा तो डायमेंशन एनालिसिस, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स के बाद से फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट खास तौर से डायमेंशन एनालिसिस और एरर एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, तो इसको स्किप नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। वेक्टर से भी आते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल टूल्स की मदद से क्वेश्चन लगते हैं, मैथमेटिकल टूल से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में एक आध आ भी गया तो कोई बात नहीं, वैसे नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं अब क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, अब तक जो मैंने पढ़ाया था उस पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहली बात कि मैं बातों को समझा चुका हूँ और साइक्लोस्टाइल फॉर्म में नोट्स लिखा हुआ है, अब मैं नोट्स लेके दोहराऊंगा नहीं। नोट्स आपके सामने हैं, नोट्स को आप देख लीजिए, बातें मैं समझा चुका हूँ, अब मैं सवालों पे आ रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले ये सारी बात हो चुकी थी, ये सारी बात मैं समझा चुका था। अब इसके आगे चलते हैं, आगे चलिए। ये सारी बातें हो चुकी थी, ठीक है ना। अब इसके आगे चलिए, फंडामेंटल बेस्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये सब भी हो चुका था। अब इसके आगे चलिए, ये आपका साइक्लोस्टाइल नोट्स है, ये आपका क्या है, साइक्लोस्टाइल नोट्स है। कोई जरूरी बात हो तो बताओ, नहीं तो रख दो, हाँ बाद में तो बात करना। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि मम्मी भी बिस्तर पे हैं, बेड पे हैं, मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही हूँ, तो वो भी बेड पे हैं, तो इसलिए मैं फ़ोन एकदम स्विच ऑफ नहीं रख सकता। मान ली कोई इमरजेंसी हो, ठीक है। तो मेरे बच्चे का था, फ़ोन करते ही मैंने बोला जरूरी बात, तो हंस दिया, तो उसका जरूरी बात नहीं थी, तो मैंने काट दिया। अब इसको स्विच ऑफ नहीं, साइलेंट मोड पे लगा लेता हूँ, साइलेंट मोड पे लगा के दे दिया हमको, जिससे पता तो लगे किसका आया। हाँ, तो ऑन कर दिए। देखिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट चीज देखिए, क्लासिफाई द क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये रुक जाइए, ये क्वेश्चन हो चुका था कल, यहां तक ये क्वेश्चन हो चुके थे। अब आगे की चीज खूब गौर से देखिए, एक एक चीज देखिए, और यही क्लास में फाइनल करते हुए चलिए, फाइनल। आगे देखिए, ये है, अब ये देखिए, ये सारी बात मैं समझा चुका हूं कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है, एफपीएस है, सीडीएस है, एमकेएस है, एसआई है, ये सब बता चुका हूं ना, ये सब समझा चुका हूं कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक है आपका एफपीएस, फिर सीडीएस, फिर एमकेएस, फिर सिस्टम इंटरनेशनल। समझाने को सब कुछ मैं समझा चुका हूं पुरानी क्लासेस में, वीडियो भी उसके हैं, ठीक है ना। और अब ये आपका साइक्लोस्टाइल नोट्स है। इस नोट्स के अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, इस नोट्स के अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। समझाने वाली बात में अगर आपको कुछ डाउट हो कि कोई बात आपको भूल रही हो, ठीक से आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप एक काम करेंगे कि पुराने वीडियो को उठा के एक बार फिर से देख लेंगे मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है ना। तो वो बात हो जाएगी। और रिटन नोट्स ये हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आप पढ़ेंगे। और एक भी सवाल अगर इसके अलावा आता है, मेरी बातों या इसके अलावा, तो मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे पूछिए। इसके पहले नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। इतनी ही बात आप तैयार करिए और 100% आएगा। और मैं ये आपसे बता रहा हूं, जो मॉड्यूल आप लगा रहे हैं उसका 30% एक्चुअल नीट का लेवल है। एक्चुअल नीट का लेवल बहुत आसान है, आप उससे ज़्यादा, आप पूरी पूरी मॉड्यूल आपको मैं लगवा रहा हूं, वो जरूरत से ज़्यादा है। बस 4-5 बार आप उसको दोहरा लीजिए, है ना। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़िएगा। बस मैं यही कह रहा हूँ ना, जो पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है। इसके अलावा जो बच्चा पढ़ा वो अपने सिलेक्शन के चांसेस को कम करेगा। और जिस बच्चे ने इतने में ही अपना दिमाग फिक्स कर लिया कि हमको फिजिक्स इतने पोर्शन से ही पढ़नी है और 4-5 बार दोहराना है, वो 100% सेलेक्ट होगा। अरे इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा, मैं लाइव आके दिखा चुका हूँ। पिछले संडे को मैं लाइव आया था, सारा पेपर वो 30% से ज़्यादा नहीं है, 30% ज़्यादा लेवल नहीं है एक्चुअल मॉडल का जो आप लगा रहे हैं, इसको ईमानदारी से लगाइए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ए ये सारी बात, जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट है, सिंबल है, मीटर, लेंथ का है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, टेम्परेचर का है केल्विन,
इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैडला, मोल का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, और ये इसके सिंबल हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, सब समझा चुका हूं। फिर आप देखिए, अगर किसी क्वांटिटी का बेस यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट आप डिफाइन कर रहे हैं तो कुछ खास बात उसके अंदर होनी चाहिए, ये क्लास 9-10 में भी बताता है। किसी अगर फिजिकल क्वांटिटी का आप बेस या फंडामेंटल यूनिट डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ खास बात होनी चाहिए। खास बात क्या है? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो कैसे हो पाएगा? वो जो आप बेसिक जो आप यूनिट डिफाइन कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे किलोग्राम को आप डिफाइन कर रहे हैं, 1 किलोग्राम क्या होगा, सीधे बैठिए, 1 किलोग्राम क्या होगा, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, उसका इतने इतने वॉल्यूम का जो भार है वो 1 किलोग्राम है। 1 सेकंड क्या है? वेल डिफाइंड होना चाहिए। 9192631770 वाइब्रेशंस सीजियम एटम के जिस टाइम इंटरवल में करते हैं उसको 1 सेकंड कहते हैं। वेल डिफाइंड होना चाहिए, बात समझ में आई ना। तो यूनिट में क्या वेल डिफाइंड इनवेरिएबिलिटी, यानी ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और है और बाहर कहीं गए तो बाहर कुछ और हो जाए। जो यहाँ पे डेफिनेशन है, जो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ रही है वही बाहर भी आए, मतलब वेरी ना करे, तभी तो स्टैंडर्ड यूनिट होगी। बोलिए। उसके बाद एसेसिबिलिटी यानी इजी अवेलेबिलिटी। एसेसिबिलिटी नहीं है तो कैसे करेंगे? एसेसिबिलिटी मतलब भाई आप जब मान लिए 2 किलो आलू ही तौल रहे हैं तो 2 किलो के बटखरे की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कैसे करेंगे? है ना, इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए तभी तो यूनिट होगा। यूनिट क्या होता है? हम कंपेयर करके उसका मैग्नीट्यूड देते हैं। जैसे मान लिए कि कपड़ा ही एक 1 मीटर लेंथ डिफाइंड है, अब हमको 10 मीटर कपड़ा चाहिए तो 1 मीटर से हम 10 बार नाप लेते हैं। ध्यान रखिए, तो एसेसिबिलिटी होगी तभी तो कर पाएंगे। बोलिए। तो वो सब ऑब्वियस सी बातें हैं, सब आपको पता ही होगा। फिर कन्वीनियंस इन यूज, अगर कन्वीनियंस इन यूज नहीं है स्टैंडर्ड यूनिट तो आप यूज कैसे कर पाएंगे? मतलब यूज करने में आपको आसानी हो, आसानी से आप उसको यूज कर सकें, ये सारी बातें होनी चाहिए एक अच्छी यूनिट के लिए। और उसके बाद रिप्रोडक्टिबिलिटी, यानी कि जैसे और उस तरह के यूनिट्स आप बड़े आराम से बना सकें। भाई पूरा देश बहुत बड़ा है ना, विश्व बहुत बड़ा है, अब एक बटखरा यहाँ बना दिए, पता लगा कि वैसा 1 किलो का बटखरा आप बना ही नहीं पा रहे हैं, तो केवल उसी बटखरे सारी दुनिया तोलेगी? बोलिए। लाखों बटखरे तो आपको गोरखेपुर में चाहिए, तो आराम से उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकें, तो वो यूनिट जो होगी हमारी अच्छी यूनिट मानी जाएगी, ठीक है ना। मास हटाओ पीछे से। हाँ, तुम्हारा नंबर और तुम्हारा स्कूल ये बता रहा है कि लड़का अच्छा है, नंबर भी बता रहा है, लेकिन जवाब नहीं आता है बेटा, इससे हमको तकलीफ होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल और बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, उसके बाद क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट, ये सब बता चुका हूं, रेडियन स्टेरेडियन, ठीक है ना। दोबारा हम इसको नहीं बताएंगे, साइक्लोस्टाइल नोट्स के फॉर्म में है, और नोट्स को आप रिवाइज करिए, हर चैप्टर के 10 से 12 पन्ने के नोट्स हैं, उतना ही नोट्स देखना है, ना तो एनसीईआरटी पढ़ना है ना कोई किताब पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एनसीईआरटी खराब है या कोई किताब खराब है, ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये इतना सफिशिएंट है, ये मुझे पता है। वो भी अच्छी हो सकती है, वो भी अच्छी है ही, लेकिन अब उसको समझने में आप इतना टाइम लगाएंगे तो टाइम का ही तो खेल है, तो इतना ही करिए और सवाल लगाइए, सवाल एक भी फंसे तो हमसे पूछिए कि सर ये आप क्वेश्चन में आप जो बताए थे वो नहीं लग रहा है, वो नहीं होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब जैसे दो दो नई बातें हैं, ये शायद मैंने आपको समझाते समय नहीं बताया था, अभी हम बता दे रहे हैं। ऐसे एक होती है प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे मान लो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। मत करिए ऐसे, मान लीजिए लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, लेकिन अभी हम आपसे कह दें कि जरा उस तारे की लंबाई मीटर में नापिए, तो कैसे मान नापेंगे? उसकी एक लिमिटेशन है ना। ये 2 यूनिट हम शायद आपको नहीं बताए थे, अभी देख लिए हैं, हेडिंग देख लिए तो याद आ गया है, अब समझा दे रहे हैं। एक है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट से क्या मतलब है? जैसे लंबाई की यूनिट क्या है? लेंथ है, ठीक है ना, लंबाई की यूनिट क्या है? लेंथ है। तो अगर कपड़ा नापना है तो लेंथ से, लंबाई की यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है ना। अगर कपड़ा नापना है तो मीटर से नाप लेंगे, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा नाप लेंगे ना। अब यहां से हम कहें कि यहां से लेकर जो है आप लंदन तक की दूरी नापिए, तो मीटर से नाप पाएंगे? बोलिए। तब एक उससे बड़ी यूनिट किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम आपसे कहें कि यहां से लेके आप
उस तारे की लंबाई नापिए, तो नाप पाएंगे लेंथ की यूनिट से? लेंथ ही है वो भी, लंबाई भी जो है, यहां से तारे की दूरी भी दूरी ही है, लेकिन वो क्या एक यूनिट लेंथ से हम नाप पाएंगे? 1 मीटर से हम नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। तो वहां दूसरा एक यूनिट है, वो प्रैक्टिकल यूनिट है उस मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया हम लाइट ईयर में नापते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ ईयर, ठीक है ना। इसमें हम नापते हैं, क्योंकि जब आउटर स्पेस की दूरी नापते हैं तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो भले हमारी स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की मीटर है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? लाइट ईयर। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? लाइट ईयर। अब मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आई? अब इससे ज़्यादा नहीं समझना, पीएचडी नहीं करना है। अरे इतना बड़ा सिलेबस है कि आप बस कायदे की काम की बातें, समझने भर की बातें हर पार्ट से आप जान जाइए, हर बात को समझ जाइए, और उसके बाद आप सवालों पे आ जाइए। जो बच्चा 4/5 समय क्वेश्चन लगाता है और 1/5 समय थ्योरी पढ़ता है, वही सिलेक्ट होता है। 1/5 का मतलब ये नहीं है कि आप खराब तरीके से थ्योरी पढ़िए, 1/5 समय में ही आपको बढ़िया से थ्योरी समझ लेना है, और 4/5 समय में आपको सवाल लगाना है, तब वो एक्सीलेंस आता है जब आप बच्चा सिलेक्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी बात देखिए, एक बात और है, इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट से मतलब ये क्या है कि जैसे केजी वेट, केजी फोर्स, तो केजी फोर्स किसकी यूनिट है? केजी क्या है? मास की यूनिट है। लेकिन केजी वेट से हम क्या मेजर कर रहे हैं? वेट मेजर कर रहे हैं। केजी फोर्स से क्या मेजर कर रहे हैं? वेट मेजर कर रहे हैं। लेकिन है तो वो क्या कहते हैं, केजीएफ तो फिल्म का नाम है, और उसमें भी बाल उड़ाया है एक जगह। केजीएफ बहुत याद आ रहा है। नहीं ठीक है, बढ़िया मूवी थी, अच्छा था। तो अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, इधर देखिए, जैसे केजी वेट है, केजी फोर्स है, तो केजी क्या है? मास है। लेकिन केजी वेट क्या है? वेट की यूनिट है। बात समझ में आ रही ना? तो ये क्या है? आपकी इम्प्रॉपर यूनिट है, इम्प्रॉपर यूनिट है, ठीक है। जैसे केजी तो मास की यूनिट है, लेकिन केजी वेट से हम क्या मेजर करते हैं? फोर्स मेजर करते हैं, तो इम्प्रॉपर यूनिट है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है, बस पहले से कहते हैं तो फोर्स की तरह से लेते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इम्प्रॉपर यूनिट से क्या मतलब है? दीज आर द यूनिट्स विच आर नॉट ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच दे आर यूज्ड। एग्जांपल केजी वेट, देखिए वही एग्जांपल भी दिया है, केजी वेट। केजी वेट इम्प्रॉपर यूनिट ऑफ वेट है, क्योंकि केजी इज अ यूनिट ऑफ मास, बट इट इज यूज्ड टू मेजर द वेट फोर्स। वही बात है ना जो हम समझाए हैं, बोलिए। जो हम समझाए हैं हु बहू वैसा ही नोट्स है आपके पास, उससे ज्यादा देखिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, कुछ लोग को लगता है इस बात को मैं 5 6 7 बार रिपीट कर चुका हूँ। इसलिए रिपीट कर चुका हूँ कि सिद्धांतों से आदमी आगे नहीं जानता जाता है। सिद्धांत तो बहुत है, यूट्यूब उठाइए, पेपर उठाइए, मैगजीन उठाइए, आपको रोज 100 सिद्धांत मिलेंगे। लेकिन आगे कौन गया है? कौन गया है? जिसने कुछ सिद्धांतों को बढ़िया तरीके से फॉलो किया, कुछ सिद्धांतों पे एडहर किया है, वो आगे चला गया। तो एक छोटा सा सिद्धांत है, ये अगर आप ये फॉलो कर ले आते हैं तो देखिए, अखिया कोच देंगे वो। तो देखिए, छोटा सिद्धांत है, अगर इसको आप फॉलो कर ले जाते हैं तो ये आपको सब कुछ करा देगा। एक ही साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। बात समझ में आ रही ना? तो छोटा सा सिद्धांत है कि बात को मेरी सुनिए, और साइक्लोस्टाइल नोट्स को 10 12 पन्ने का नोट्स हर चैप्टर में है, उसी को जवान पे कर लीजिए। सबसे पहली बात सुनिए। दूसरी बात कि जो साइक्लोस्टाइल नोट्स दिया जा रहा है उसको 100% जवान पे कर दिए, हर चैप्टर में 10 12 पन्ने से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, और उसके बाद ऑल क्वेश्चंस 5 टाइम्स कर लीजिए, ऑल क्वेश्चंस 5 टाइम्स। तो ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पहली बार करने में आपको 70% समय लगेगा, और 5वीं बार करने में आपको, 4 बार और करने में आपको 30% समय और लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक दिन में डिवाइस कर देंगे पूरा पूरा सिलेबस, और तभी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और कम से कम 100 मॉक टेस्ट दे लीजिए, फुल सिलेबस, 100 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस। अगर जिस बच्चे ने ये कर लिया, जो बात मैंने ओरली कही है यहां से यहां तक, जिस बच्चे ने ये कर लिया,
मैं चैलेंज से करता हूं कि 100 के अंदर रैंक आएगी, हो सकता है पहली भी आ जाए। चैलेंज से करता हूं। आईटी और मेडिकल में जिसने ये बात कर ली कि इतनी बात सुनी और उसको क्या कहते हैं आपका उतना ही नोट्स रिवाइज किया, और साथ में सारे सवालों को 5 बार लगा लिया, और साथ में कम से कम 100 मॉक टेस्ट दे दिया, वो अंडर 100 तो आएगा, और लक अच्छा रहा तो 1 भी आ सकता है। एकदम सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही ना। इसमें एक बात और ऐड करेंगे कि जब भी एलन या रेजोनेंस का जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट सीरीज में टेस्ट भी दे। जैसे अभी एक टेस्ट होने वाला है ना, उसमें इमीडिएट पता लग गया है कि वेक्टर और मैथमेटिकल टूल में आपकी क्या पोजीशन है ऑल इंडिया लेवल पे। एक काम और बस ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यही एक काम और ऐड करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है।